नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। में हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर को करोड़ों की योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रुद्रपुर नगर निगम की नवनिर्मित बिल्डिंग और सभागार का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा 15 करोड़ की लागत से तैयार उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यालय की 2 सड़कों का शुभारंभ भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत शहरों को कूड़े के ढेरों से मुक्ति दिलाना और उन्हें ग्रीन जोन में बदलना लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों के कूड़े का निस्तारण अपने स्तर पर करने की अपील की है। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर को खाली कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम पहुंची। मौके पर लोग कार्रवाई का विरोध करते दिखे। परिसर में भवनों को तोड़ने की कार्रवाई रविवार की सुबह शुरू कर दी गई। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की ओर से बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर तैनात किया गया। ऑफिस कॉलोनी से भवनों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने हरिद्वार मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रशासन की ओर से इस मार्ग पर ट्रैफिक को एम्स और श्यामपुर बाईपास रोड पर डाइवर्ट किया गया। आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को खाली होने से बचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी कोशिश शुरू कर दी। हरक सिंह रावत आईडीपीएल में चल रहे धरने के बीच पहुंचे और कहा कि कांग्रेस कॉलोनियों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार यदि जबरदस्ती कॉलोनी को खाली कराने का प्रयास करेगी तो इसका पूरा विरोध किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार अन्याय कर रही है। बरसात का समय है, ऐसे में पिछले 4 दशक से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बलपूर्वक हटाने का जो षड्यंत्र सरकार ने रचा है, उसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आईडीपीएल के लोगों को पुनर्वास करने के बाद कॉलोनी खाली कराने की मांग की है। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं की जल्द बीजेपी में जाने की अफवाहें बहुत गर्म हो रही है। यहां तक कि कहा जा रहा था कि प्रीतम सिंह कई नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, साथ में कुछ विधायक भी। लेकिन प्रीतम सिंह ने इन तमाम बातों पर अफवाह करार देते हुए साफ कहा है कि कुछ लोगों का अफवाह फैलाने का काम है। इसी में ही मजा आता है। तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। मैं तो आपके सामने हूँ और मेरे घर में जो है मेरी माता जी का देहांत हुआ और आज मैं पहली बार जो है प्रेस से मुखातिब हो रहा हूँ। जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, उनको कहने से क्या असर होता है। ये बात तो राहुल गांधी तक के सामने नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष कि भाई मेरे को कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ बीजेपी में जा रहा हूँ, तो उसमें राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे पता है कि प्रीतम सिंह नहीं जाते। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहां के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि आगामी वर्षों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, जिसके लिए कम से कम सफल अभ्यर्थियों की संख्या 108 के ऊपर हो और खास तौर पर उत्तराखंड की बेटियां जो कि सभी दिशाओं में उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रही हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संकल्प संस्था, जो कि अभी तक 8000 से ऊपर आईएएस तैयार कर चुकी है, को निमंत्रण दिया कि वह उत्तराखंड में एक शाखा खोले ताकि उत्तराखंड के अभ्यर्थी उसका लाभ ले सके। पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी, इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कोई संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसटीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी
हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में सिर्फ एक छात्र की तैयारी नहीं होती, पूरे परिवार का एक सपना होता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ आना और राज्यपाल जी से एक सम्मान लेना मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार रहेगी। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के और भी बच्चे यही अनुभव अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी, तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड रहें। पहली वहीं अंकित चौहान हत्याकांड में पुलिस ने प्रेमिका डॉली उर्फ माही और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के बाद 4 लोग फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस सपेरे को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अंकित हत्याकांड की मास्टरमाइंड माही और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि माही उर्फ डॉली ने अंकित चौहान की हत्या सांप से कटवा कर की थी, जो कि प्रदेश की ऐसी पहली घटना थी। रविवार को आईजी नीलेश आनंद भरड़े और एसएसपी पंकज भट्ट ने संयुक्त रूप से इस वारदात का खुलासा किया। कारोबारी अंकित चौहान की हत्या पर माही पीलीभीत अपनी नौकरानी के घर पहुंची, जहां से उनके नेपाल भागने की खबर थी। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस की टीम लगातार उसके पीछे लगी थी। पीलीभीत के बाद वह दिल्ली बस से गए थे। पुलिस पूछताछ में माही ने बताया कि वह बरेली से दिल्ली भागे थे, जहां वह कई महंगे होटल्स में रुके। इसके बाद वहां से कोर्ट में सरेंडर होने के लिए हल्द्वानी आ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माही ने बताया कि अंकित को बियर पीने के लिए बुलाया था, जिसके बाद अंकित घर पहुंचा तो वह भीगा हुआ था। बारिश में भीगने से वह माही के बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गया, तभी चारों ने उसे दबा दिया और सपेरे ने सांप से उसकी जीन्स ऊपर कर कटवा दिया। इसके बाद अंकित तड़पता रहा। इस बीच उसे दूसरी बार भी कटवाया, जिसके बाद अंकित की मौत हो गई। इसके बाद राम अवतार और दीप कांडपाल गाड़ी लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह खोज रहे थे। इसके बाद अंकित की लाश को कार में डालकर भुजिया घाट की ओर ले गए और वहां मौका न मिलने से वह वापस लौट आए और 3 पानी बाईपास कार में छोड़कर चले गए। फिलहाल अंकित हत्याकांड में नौकर और नौकरानी फरार चल रहे थे। माही, इसको आज जो है पुलिस ने उसके जो है साथी है दीप कांडपाल, दोनों को जो है आज पुलिस ने रुद्रपुर के एन इंटर जहां कॉलेज से जो है अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस कई दिनों से सरगर्मी से पूरे 4 लोगों की तलाश कर रही थी। 2 लोग जो है अभी राम अवतार उषा देवी अभी भी फरार है। इन जो फरार लोगों पे जो है 50,000 का इनाम चल रहा था। हमारी 6 टीमें इस पे कार्य कर रही थी, तो इन्होंने जो है आज जो है बड़ी मेहनत से जो है 2 जो मुख्य अभियुक्त है डॉली माही और जो है दीप कांडपाल, इनको अरेस्ट किया है। और अंकित चौहान है, ये जो माही का कहना है कि उसके काम में काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी दे रहा था, उसके ऊपर बाहर आने जाने पर निर्बंध लगा दिए थे। दीप कांडपाल के साथ मिल के जो है अंकित चौहान की जो है वो रमेश नाथ सपेरा है, उसको बुलवा कर जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि घायलों के इलाज के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होनी जाएगी। आपको बता दें, चमोली में एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों का इलाज एम्स में चल रहा है, जिसमें से 9 घायलों को उपचार के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप और सुशील का अभी एम्स के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा विवेचना और परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामायिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। आपको बता दें कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगा। हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं,
और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे, राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण करें। अग्निवीर योजना को लेकर जहां कांग्रेस उत्तराखंड से पदयात्रा निकालकर अग्निवीर योजना का विरोध करने की बात कर रही है और राहुल गांधी की 10 दिन के लिए पदयात्रा करने वाले हैं, तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को इस योजना के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सेवा के लिए अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए युवाओं के साथ युवतियां भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं, उससे साफ है कि यह योजना युवाओं के हित में है। चाहता हूं कि अग्निवीर के बारे में बोलना उचित नहीं है। हमारी बेटियों ने जब बड़ी संख्या में अग्निवीर के लिए आवेदन दिए हैं, उसमें आने के लिए अपनी इच्छा जताई नहीं, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन दिए हैं, तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि अग्निवीर के प्रति ये जो विपक्ष द्वारा एक गलतफहमी फैलाई जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व के सारे देशों में आज अग्निवीर का रिवाज है। कहीं 4 साल, कहीं 1 साल भी है, कहीं 5 साल भी है, कहीं 10 साल भी है। उसमें अधिक बोलना उचित नहीं है। बहुत द्रुत गति से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस कोई आज नहीं लेता। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले पर संत समाज ने खुशी जताई है। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने कहा कि जल्द वाराणसी में भी भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि काशी प्राचीन शिव नगरी है, हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है। उनका कहना है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा गया, मगर हिंदू राजाओं ने फिर उसे स्थापित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा परिसर है, मगर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इसे पूरा विश्व जानता है। कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया उसका संत समाज स्वागत करता है। काशी जो है, काशी आज की नहीं है, प्राचीन काशी है और काशी है भगवान शिव की नगरी है। और काशी जो है हमारा ये जो सनातन है, जो हमारा जो वेद, जो हमारी उपनिषद है, उसमें वर्णन है काशी त्रिशूल पे बसी हुई है। तो जो काशी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वो एक बार नहीं कई बार बना हुआ है। मुगलों ने वहाँ पे आ करके उसको तोड़ा, फिर बाद में कहीं हमारे राजा, हिंदू राजा आ करके उसको बनाए। आपने देखा होगा जो काशी का जो पूरा एरिया, मंदिर का एरिया है, वो पूरा जो है जो काशी विश्वनाथ है, उन्हीं का मंदिर। काशी जो है, काशी आज की नहीं है, प्राचीन काशी है और काशी है भगवान शिव की। यह सिर्फ विषय मात्र आस्था का नहीं है, मानवता का विषय है, क्योंकि ये तो नैतिकता भी यही कहती है और इसमें तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भी अपना यह चीज़ सौंप देनी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी भाईचारा की एक नींव होगी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ऐसे में अगर वह इस भाईचारे को बढ़ावा दे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा और इसमें कोर्ट कचहरी की भी जरूरत में ना पड़े, वह खुद से ही सौंप दे, क्योंकि काशी प्राचीन नगरी है और वह इतनी प्राचीन है कि आप मानकर चलिए कि उसके बारे में जब वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में, तो काशी का एक अलग ही महात्म्य है, वहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है। यह सिर्फ विषय। केदारनाथ दौरे के बाद कथावाचक मुरारी बापू विवादों में आ गए हैं। उनकी केदारनाथ गर्भगृह में खींची गई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सवाल बद्री केदार मंदिर समिति के नियमों पर उठ रहे हैं, जिसके बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार मंदिर के भीतर फोटो खिंचवाना, यहां तक कि मोबाइल ले जाना तक बैन है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ गर्भगृह में हुई फोटोग्राफी पर तंज कसा है। गोदियाल की माने तो रसूखदार लोग वहां कैमरा ले जाते हैं और फोटो और वीडियोग्राफी करते हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति को इस पर जवाबदेही बनती है। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी।
इस आदेश को लगकर वहाँ पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी और सरकार ने वायदे किए थे कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो आम लोगों की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हमारे देवालय सुरक्षित रहते। आज वो भी स्थिति नहीं है, सरकार से ये भी नहीं बन पाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर में बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की जलमग्न कृषि भूमि को देखा। किसानों से बात कर गणेश जोशी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा बैंकों की रिकवरी पर लगाम लगाई गई है। वहीं औद्योगिक केमिकल के क्षेत्र की फसलों के नुकसान पर उन्होंने जांच की बात कही। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहले यहाँ आ चुके हैं। कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों की 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे सिडकुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा कि पूरे क्षेत्र को आपदा ग्रस्त घोषित किया है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। सरकारी आवास में जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही मसूरी स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की टीम अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंची। उन्होंने भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकारी आवास में रहने वाले लोगों ने बताया कि भूस्खलन होने के बाद वह खतरे की जद में आ गए हैं। दोपहर को अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मकान के ऊपर आ गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया है। उन्होंने स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन से पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पुस्ता कल रात काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण ये पुस्ता गिर गया है। अब ये जो पता लग रहा है कि 10-12 साल पुराना था और यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के आवास है। आवास में मलबा घुसने का वो है, क्योंकि पुस्ता अभी और भी वो गिर सकता है। कुछ लूज मटेरियल उसमें दिख रहा है, तो अभी ये लूज मटेरियल हम हटवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे और फिलहाल इनको सुरक्षा के लिए एक रास्ता हम इस साइड से सीढ़ी लगवा के दिलवा देंगे। बाकी ये पुस्ता लगवा हमें तो बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जान का खतरा है। यहाँ पे कभी भी गिर सकता है, पुस्ता और गिरेगा। या तो हमें यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, तो पुस्ता बनाया जाए या रास्ता दिया जाए कहीं। पूरा रास्ता बंद है, घर में जाने का रास्ता नहीं। अधिकारी आ गए यहाँ पर मौके पर? अभी तो कोई आया नहीं। दिक्कतें बहुत। मसूरी में चाकूबाजी की घटना हुई है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मसूरी में युवक से जैन धर्मशाला मंदिर के पास कपड़े की दुकान पर गया। युवक ने दुकानदार को कपड़े उधार में देने के लिए जबरदस्ती की। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया, जिसके बाद युवक और दुकानदार के बीच जमकर बहस हुई। गाली गलौज होने लगे, जिसके बाद युवक वहां से भाग गया। दुकान से झगड़ा करने के बाद दोनों पक्ष मसूरी सिविल रूट पर स्पेलिंग स्टेट के सामने एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें उधार मांग रहे युवक ने चाकू से दूसरे पक्ष पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही युवक ने खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मसूरी के उप जिला चिकित्सा उपचार के लिए पहुंचाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुकान पे आने के बाद ये बगल वाली दुकान में घुसे, कपड़े वाली दुकान में। वहाँ से इन्होंने कपड़े लेने की कोई बात बूत हुई इनकी आपस में, तो उन्होंने उधार देने के लिए मना कर दिया। इसने पहन के ट्राई करा, तो इसने पहनने के बाद बोला कि पैसे नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लोगे, ऐसे शब्द थे इसके वहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि 3 दिन बाकी हैं तुम लोगों के यहाँ मुसलमानों के। उसके बाद यहाँ पे भी उत्तरकाशी वाला हाल होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ गाड़ी देखने आए थे, वहाँ से ये पापा को गाली दे के भागा। मैं और हसीन हम लोग गाड़ी देखने के लिए सिविल हॉस्पिटल की तरफ गए। मेरे को अपनी दवाई लेनी थी, जन औषधि से मैं दवाई लेने के लिए गया। मैंने कहा दवाई लियो अपनी शुगर की दवाई। ये जैसे ही मैं पहुंचा, ये नीचे से ऊपर को आ रहा था और हम लोग जा रहे थे।
और इसने तुरंत उठ के और अपनी हमने बोला कि गाली गुली देना अच्छी बात नहीं है भाई। मैंने कहा गाली गुली क्यों बक के आता तू, इतना बोलना ही था कि उसने जेब से चक्कू निकाल कर तुरंत ही मारने लगी। मैं जैसे ही पहुंचा उसने मेरे ऊपर घुमाया चक्कू, मैं पीछे की तरफ गिरा हूँ और फिर मेरे साथ एक लड़का और था, उसने उसके पीछे चक्कू लेके भागा बहुत दूर तक। फिर वो बेचारा वो पीछे भागा, मैं आया, इसने कहा कि तुम्हें तो सबको बताऊंगा कि पास आओ। हम थोड़ा सा पीछे पीछे रहे, फिर इसका दोस्त आया, उसने उसके हाथ से चाकू लिया। अब पता नहीं वो फेंका नहीं फेंका क्या हुआ। दोनों समुदाय के जो दोनों लड़के हैं जिनमें ये झगड़ा हुआ है, इन दोनों को एक तो मौके पर अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल पहुंचकर, एक बड़ा मामला होने से रोक दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि दोनों की तहरीरें ले ली हैं, दोनों के मेडिकल कराने के लिए भेज दिए हैं, दोनों ही तरफों से FIR लॉन्च हो रही है। दूसरा, चूँकि मौके पर जो कार्रवाई की गई तत्काल 151 की कर दी गई थी घटना के समय पर ही। लक्सर में बहादुरपुर खादर गांव के ग्राम प्रधान के मुकदमे का ग्राम प्रधान संगठन ने विरोध जताया है और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाध्यक्ष से मुलाकात कर शिकायत की गई। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष ने जांच का भरोसा दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।